हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन रहने वाला है पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जिसमें मैं लास्ट 4 ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं जनरल साइंस से फिजिक्स पोर्शन के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, जितने भी आपके पेपर हुए हैं, जैसे लास्ट आपके 13, 15, 18 और 20 के जो पेपर हुए हैं, उसमें जो भी फिजिक्स पोर्शन का आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन आया है, वो आज के सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले एक जरूरी नोटिफिकेशन आप सभी के लिए कि सिविल स्टेप लेके आ रहा है आपके लिए 75 डेज का फ्री क्रैश कोर्स, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, यूट्यूब पे होगा पूरा। ठीक है, आप सभी इस चीज को एक तरह से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पीसीएस प्रीलिम्स का जो कोर्स रहेगा, इसमें आपको क्या क्या चीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और अगर आप साथ में देखो तो आपको और चीजें भी यहाँ पे मिल रही हैं। आपको यहाँ पे जीएस प्लस सीसेट का लेक्चर्स भी मिलेंगे। सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। 75 डेज का फ्री क्रैश कोर्स आप सभी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कब से शुरू हो रहा है? ये 9 जनवरी 2025 से ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और कितने दिन है? 75 डेज, तो बहुत ज्यादा टाइम मिलता है आपको 75 डेज में। तो आपको सब चीज कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर सिलेबस की बात करें, जो हमारा बस जनरल साइंस का फिजिक्स पोर्शन होता है, अगर उसके सिलेबस की अगर हम बात करें, तो सिलेबस में आपके की टॉपिक्स क्या रहते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे जो बेसिक फिजिक्स में आता है, वो आता है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहली चीज यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गई। नेक्स्ट है आपका फोर्स एंड मोशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके की टॉपिक्स होते हैं सिलेबस के। अगर आप फिजिक्स को कवर करना चाहते हो जनरल साइंस में, तो हमारे पास की टॉपिक्स होते हैं ये वाले। ठीक है, तो यही टॉपिक आपने तैयार करने हैं, और ये सारे टॉपिक तैयार मैं कराऊंगा। ठीक है, सारी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि पूरी जो आपकी जनरल साइंस की फिजिक्स है, मैं ही कराने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो 2013 में आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को देखो क्या आया क्वेश्चन में। The resistivity of a wire varies with its length, cross section, mass and material। तो सिंपल अगर आप फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होगा R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर आप बाय फॉर्मूला जाते हो, तो आपको लगेगा इसका आंसर लेंथ भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया भी हो सकता है, मास तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मास तो मतलब बिल्कुल आप ऐसे डिस्कार्ड कर दो कि मास तो नहीं आएगा। ठीक है, बट एक मटेरियल भी आपको दिख रहा है। क्या मटेरियल पे डिपेंड करेगा? जी हाँ, देखो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। आपको ये फॉर्मूला वाइज तो ऐसा दिखाई देगा कि हाँ लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा, पर नहीं करेगा। क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। ऐसे क्यों? अगर हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल के वायर है, मतलब मान लेते हैं कि एक मेटल हमारे पास है कॉपर, दूसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम। अगर हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल होंगे, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग आपके पास क्या होगा? रेजिस्टिविटी। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तभी आप अलग अलग तरह के वायर यूज करते हो। जैसे कॉपर है, आपका सबसे ज्यादा यूज यही होता है। इसकी रेजिस्टिविटी जो रेंज है वो सुटेबल है किसके लिए? आप इलेक्ट्रिसिटी वायरमैन को यूज करते हो। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वायर आप ज्यादा यूज नहीं करते हो इलेक्ट्रिसिटी में, पर आप कॉपर के वायर ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, तो ये कहां पे आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मटीरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। देखने को तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और बी आएगा, नहीं आएगा, बट ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन एरिया साथ में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको देख भी सकते हो। ये जो आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ये आपके रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग ही है। रेजिस्टिविटी में क्या लिखा है? सॉरी, सिंपली क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस देयर रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिफरेंट एज ईटा विल बी डिफरेंट। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एन, इसको आप रेजिस्टिविटी, वैसे बेसिकली आप इसको रो से भी लिख देते हो, एन से भी लिख देते हो, अलग अलग टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी सिंबल यूज कर लो। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मिल रहा है आपको? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहां से मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से। ये भी आपका 2013 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा गया है। अगर आप यहाँ पे इसको जनरल साइंस का क्वेश्चन देखो, तो ये आपका की क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बहुत जगह आपको ये देखा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर। एक हमारे पास आइस का टुकड़ा है, मतलब एक हमारे पास आइस क्यूब है, जो कि हमारे पास एक जार, एक पानी के जार में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, इसमें आगे क्या बोला? व्हेन द आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर, कि वाटर के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे पास ये आइस का टुकड़ा जो है मेल्ट करेगा। अब सिंपल सोचो कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, हमारे पास जो जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इसमें पानी भरे पानी में हमने क्या कर दिया? एक यहां पे आइस क्यूब डाल दिया।
ठीक है। जैसे आप इसमें आइस क्यूब डालोगे तो पानी का लेवल तभी बढ़ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे आइस क्यूब डाला, जो वॉल्यूम हमारे पास ये आइस क्यूब यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा उतना ही लेवल हमारे पास बढ़ जाएगा, पानी के लेवल उतना ही आपका पानी का लेवल यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा इनिशियली। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास इस ग्लास के अंदर ऑलरेडी पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा जब आप यहाँ पे एक आइस क्यूब डाल देते हो। अगर वॉल्यूम हमारे पास आइस क्यूब की ऐसे हो गई अंदर, तो ये आइस क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस आइस क्यूब को डालने से देखो, आप कोई भी चीज देखो, आपने ना कौवे वाली कहानी भी सुनी होगी कि जैसे पत्थर डालता है कौवा, वैसे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है। वैसे सेम यहाँ पे होगा कि आपने यहाँ पे अगर आइस क्यूब डाला है पानी के अंदर, ठीक है, तो वैसे आपका यहाँ पे वाटर लेवल आपका राइज कर जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर वाटर लेवल यहाँ पे राइज कर रहा है तो इनिशियली वाटर लेवल राइज हो चुका है, उसके बाद लेवल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे बर्फ पिघलेगी वो जो वाटर लेवल राइज हुआ था वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, रिमेन्स अनचेंज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इनिशियली आपका यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आप पानी के अंदर आइस का जो क्यूब है वो डालोगे, वैसे ही आपका यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज कर जाएगा। वो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास वो मेंटेन रहता है लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि उतना वॉल्यूम वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका होता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। थ्योरी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। थ्योरी यहाँ पे आपको गिवन है साथ में, when ice floats it displaces an amount of water equal to its weight। जैसे आप यहाँ पे आइस डालते हो उतना ही हमारे पास, अगर जो जितना वॉल्यूम उसका है, जितना उसका वेट है, उतना ही पानी वो ऑलरेडी डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट है, अपॉन मेल्टिंग द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रीवियसली डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम उसने पहले डिस्प्लेस करा था अपने वेट से, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां पे एक्स्ट्रा बन जाता है। तो वाटर का लेवल आपका क्या रहेगा, सेम। एज अ रिजल्ट द वाटर लेवल रिमेन्स अनचेंज व्हेन द आइस मेल्ट, ठीक है। और ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये चीज रिपीट होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं जहां पे भी आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो फिजिक्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है साउंड से, ये साउंड चैप्टर से आया और 2013 का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें देखो, साउंड ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, इन विच ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज इन दीज मीडिया। अगर आप अलग अलग मीडिया की बात करो तो मेनली हमारे पास कौन सी मीडिया होती है। एक तो आप बोलते हो एयर, कि हमारे पास साउंड एयर में ट्रेवल कर रही होगी, या एयर के बाद हमारे पास क्या आएगा, एक तरह से लिक्विड, लिक्विड में हम क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। या फिर हमारे पास कोई आएगा सॉलिड, सॉलिड में कोई भी मेटल आ जाएगा, सॉलिड में आप कोई भी मेटल ले सकते हो। या फिर आप इस तरह से बोल दो, बेटर तरीका क्या है बोलने का, आप बोलो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, सॉरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कि तीन अलग अलग आपने यहाँ पे मीडियम ले लिया है। अब इसमें पूछा गया आपसे ऑर्डर में कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ कि साउंड सबसे कम कहां पे होती है, सबसे ज्यादा कहां पे होती है, ठीक है। अगर आप साउंड की बात करो तो गैस जो मीडिया है, जैसे एयर है, एयर में हमारे पास जो एग्जैक्टली डेटा से हम पढ़ते हैं 332 मीटर पर सेकेंड आप पढ़ते हो, 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लिक्विड की बात करो, उसमें वाटर की बात कर लेते हैं, अगर आप पानी की बात करो तो यहाँ पे 1483 मीटर पर सेकेंड, मतलब अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। तो एयर से तो ज्यादा हो गया। जो साउंड है हमारे पास एयर से ज्यादा लिक्विड में ट्रेवल करती है, और सबसे ज्यादा कहां पे ट्रेवल करती है, एक तरह से सॉलिड में। अगर आप मेटल की बात करो, अगर हमारे पास यहाँ पे स्टील की बात कर लेते हैं, मेटल में भी स्टील ले लेते हैं, स्टील में अराउंड आपका 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहां पे आपके पास होती है यहाँ पे साउंड होती है सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। तो आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आएगा एयर, देन आपके पास आएगा लिक्विड, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, सॉलिड। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, यहाँ पे तीन चीज आपको गिवन है। यहाँ पे जो आयरन है ये तो मेटल है, और एयर आपको गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे कम कहां पे होगी, एयर में 332। तो एयर कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। देन हमारे पास वाटर आएगा, वाटर के बाद क्या आएगा, आयरन। आयरन क्या है, एक मेटल है, आयरन क्या है, एक मेटल है। तो मेटल में सबसे ज्यादा, मेटल में आप सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा कैसे होगी। अगर आपने देखा हो कभी, अगर आप हिट करते हो, अगर एक आयरन को अगर आप हिट करते हो किसी दूसरे आयरन से, तो टन से एकदम से आवाज आती है, एक आवाज आती है टन, ठीक है। वो आवाज एकदम से ही फ्लो कर जाती है, मतलब एक तरह से साउंड हमारे पास वहां पे सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। कोई भी मेटल होता है उसमें सबसे ज्यादा साउंड फास्टली ट्रेवल करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी भी देख लो, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दी मीडियम डेंसिटी। मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड। डेंसिटी की अगर आप बात करो तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सॉलिड की। अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हो, डेंसिटी अगर हमारे पास देखी जाए
तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे पास आती है लिक्विड की डेंसिटी, और लास्ट में हमारे पास रहेगी डेंसिटी किसकी, एयर की। एयर की डेंसिटी सबसे कम होती है अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा साउंड हमारे पास ट्रेवल करेगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की बात करो तो इलास्टिसिटी भी सबसे ज्यादा आपकी सॉलिड की ही होती है। अगर आप बोलो रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो आपका स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल का आपको पूरा यहाँ पे टेबल गिवन है कि अगर एयर की बात करो 330, हीलियम गैस की बात करो 965, वाटर 1530, जो मैंने आपको बताया था 1430, ये 1530 के अराउंड होगा। वुड हमारे पास 2000, गोल्ड 3240, स्टील 5940। तो ये डेटा होता है इसके अराउंड, मतलब अलग अलग डेटा में अलग अलग चीजें होती हैं, पर इसके अराउंड हमारे पास रहता है, तो ये डेटा आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीजें सारी कि एयर में हमारे पास कैसे ट्रेवल करती है, वाटर में, आयरन में, तो ये तीनों चीज मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का। ये भी आपका 2013 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन आया है एक तरह से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का। ये क्या है, हमारे पास एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बियोफोर्ट स्केल। ये बियोफोर्ट स्केल हमारे पास क्या होती है, किस लिए ये यूज की जाती है, तो जो स्केल होती है बेसिकली ये हमारे पास विंड स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं। या तो हमारे पास बियोफोर्ट स्केल आएगा आपके पास लिखा, या फिर दूसरा नाम भी आ सकता है, इसको बोलते हैं विंड गोज। इस नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, तो विंड गोज भी आपने याद रखना है। बियोफोर्ट स्केल के लिए हम इस चीज को यूज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ विंड को मेजर करने के लिए आप बियोफोर्ट स्केल को यूज करते हो, या फिर हमारे पास यहाँ पे विंड गोज को यूज करते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बियोफोर्ट स्केल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। थ्योरी में अगर हम देखें, देखो स्केल कुछ इस तरह की दिखती है, मतलब ये तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है। अगर पहले टाइम पे देखें तो ये स्केल थोड़ी पुराने टाइप पे थोड़ी डिफरेंट दिखती थी, बट अब अगर देखा जाए तो आपको कुछ स्केल इस तरह की दिखती है। जो बड़े बड़े विंड मिल्स लगे होते हैं उसमें भी हमारे पास वहां पे भी इस चीज का यूज किया जाता है, ठीक है, जो बियोफोर्ट स्केल होती है। द बियोफोर्ट स्केल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम यूज्ड टू एस्टिमेट विंड स्पीड based on observed condition at sea or on land. It ranges from zero जो होता है हमारे पास, अगर इस स्केल पे देखो, अगर जीरो लिखा मतलब काम है, मतलब बिल्कुल स्लो सी विंड, या फिर एक तरफ से विंड फ्लो ही नहीं कर रही है। अगर आप काम रीजन को देखो तो अगर हमारे पास स्केल, अगर कहीं हवा नहीं चल रही है तो हमारे पास ये जीरो शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं काम, स्केल के ऊपर काम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर 12 आ जाए, अगर हमारे पास इस स्केल के अंदर 12 आता है, मतलब हरिकेन, मतलब आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लो करेगी विंड, ये होता है हमारे पास इसका हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इसमें बियोफोर्ट स्केल में चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, विंड वेलोसिटी। इसके लिए हमारे पास दूसरा भी यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं विंड गोज, ठीक है। तो दोनों ही आपने याद रखने हैं, ये आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। ये क्वेश्चन कहां से आया आपका, फोर्स एंड मोशन से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फोर्स एंड मोशन और आपका जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, जहां से आपका लास्ट क्वेश्चन था, यहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं, और हमेशा इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पुट आपके किए जाते हैं। ये भी आपका 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। हमारे पास दो बॉडी है, एक लाइट है मतलब एक हल्की है, और एक भारी है, ठीक है। दोनों का इक्वल मोमेंटम है, दोनों के पास सेम मोमेंटम है। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, आपसे पूछा है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ये भी रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो ये हमारे पास एक फेमस क्वेश्चन है, इसको देख लो। अब यहाँ पे अगर बोला जाए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और ये दोनों मासेस अनइक्वल हैं, m1 इज नॉट इक्वल टू m2, क्योंकि हमारे पास एक लाइटर है एक हैवी है, ऐसा है। बट हमारे पास अगर आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखो विद मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, तो ये फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला कि दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। अगर मोमेंटम सेम है तो ये p वाला पार्ट जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास पे ये इनवर्सली रिलेट करेगी। अगर इनवर्सली रिलेट कर रही है तो मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मास जो m2 है आपका, जो ज्यादा मास है, जो हैवी मास है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो हमने ऐसा ही ऑप्शन अब यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखे लाइट बॉडी, इसमें बोला है विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा, द लाइट बॉडी।
क्या समझ में आए चीज? देखो कैसे करना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंटम हमारे पास हो गया कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज है तो जो मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। बट आपसे क्या पूछा है? जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो आपका जो लाइटर मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस थ्योरी को आप रीड कर सकते हो, इसमें सारे रिलेशन आपको गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, अब 2015 पे आ गए हम, 2013 हमने कर लिया। 2013 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर थे साइंस के फिजिक्स पोर्शन के, वो सारे हमने कर लिए। अब चलते हैं 2015 की तरफ। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन आया ये ऑप्टिक्स का है। ठीक है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी बहुत देखे जाते हैं। द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर आपने बहुत जगह सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है ये चीज, क्योंकि आपने देखा होगा जो जियो फाइबर हो गया या फिर आपके एयरटेल फाइबर हो गया, आप इंटरनेट तो सब यूज करते हो, आप जियो फाइबर हो गया या फिर आपका एयरटेल फाइबर हो गया, इन सबको आप यूज कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर ज्यादातर आप यही नाम सुनते हो ना, मार्केट में ज्यादा यही अवेलेबल है, तो आप जियो फाइबर और एयरटेल फाइबर यूज करते हो। इसमें जो केबल यूज होती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में एक्चुअल में जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, एक तो वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पे लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कवर ज्यादा रहता है, इसमें कोर क्लैडिंग बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कवर्ड होता है, तो हमारे पास इसके अंदर से डेटा हाई स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, और इसी वजह से हमें यहाँ पे जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर में हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम किसके बेस पे पढ़ते हैं? देखो अगर यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, मतलब सारा का सारा हमारे पास एनर्जी अंदर की तरफ ही रहेगा, मतलब वायर के अंदर ही रहेगा बेसिकली, तो ये हमारे पास जिसकी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किसकी है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इसके नाम से भी देख सकते हो कि जितनी भी सारी चीजें वो सारी की सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, मतलब जितना भी आपके पास यहाँ पे कोई चीज मूव कर रही है, कोई हमारे पास यहाँ पे एनर्जी मूव कर रही है, तो वायर के अंदर ही मूव करेगी, वायर से बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी एक एप्लीकेशन तो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में देखी जाती है, या फिर आप देखते हो इसकी और एप्लीकेशन भी होती हैं, जैसे मिराज में आप देखते हो, या फिर जो आपने डायमंड देखा है, डायमंड डायमंड जो चमकता है ना, वो जो डायमंड में चमक आती है वो भी किसकी वजह से आती है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो हमारे पास होता है ये भी किसकी वजह से हो रहा है? TIR की वजह से। या फिर आप रेनबो सबने देखा, रेनबो, रेनबो में भी इसका काम होता है, रेनबो में भी इसका काम देखा जाता है। जो TIR है और जो रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास कहाँ पे आता है? रेनबो के अंदर भी आता है। ठीक है, रेनबो आपने सबने देखे हैं। ठीक है, तो वही चीजें हमारे पास यहाँ पे कहाँ कहाँ एक तरह से हमारे पास TIR की वर्किंग है वो मैंने आपको बताया है। मिराज हो गया, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड हो गया, रेनबो हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। चलो नेक्स्ट है, इसकी थ्योरी देख लेना एक बार। थ्योरी में आप रीड कर सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद मिनिमल लॉस। मतलब यहाँ पे एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब यहाँ पे लॉस नहीं होगा, इजीली हमारे पास डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। द कोर ऑफ द फाइबर इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग। ये मैं आपको बोल रहा था कि हमारे पास यहाँ पे कोर और क्लैडिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरी प्रोसेस है ये हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ऑप्टिक्स का है, 2015 का है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? एक्स-रेज डू नॉट शो द फिनोमिना ऑफ। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सरे होती क्या है। ठीक है, एक्सरे कहां पे हमारे पास डिपेंड करती हैं, किस पार्ट से आती हैं? जो एक्सरे एक्चुअल में ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सबसे पहले सुनो कि हमारे पास जो एक्सरे हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप देखो तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट द मीडियम ही ट्रेवल करती है। जैसे आपकी लाइट होती है, लाइट को भी कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। सन से आपकी लाइट आ रही है अर्थ पे, उसको विदाउट द मीडियम, वो बिना मीडियम के आ रही है, क्योंकि हमारे पास अर्थ का अंदर एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर हमारे पास एक तरह से एटमॉस्फेयर नहीं है, स्टिल वहां से लाइट आ रही है। तो मतलब जो लाइट है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलर वे में जो आपकी एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, इनको भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर इन्होंने क्या पूछा है? एक्सरेज डू नॉट शो दी फिनोमेना। इनमें से कौन सा फिनोमेना हमारे पास शो नहीं करती हैं? एक्सरेज। एक्सरे हमारे पास एक्चुअल में क्या होती है? न्यूट्रल। जो एक्सरे हमारे पास एक्चुअल में ये कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल है तो उसमें हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होगा इनके पास,
तो ये हमारे पास इसमें डिफ्लेक्ट नहीं होती। जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसको डिफ्लेक्ट करेगा, जिसके पास चार्ज होगा। एक्सरेज के पास तो चार्ज नहीं है, अगर एक्सरे के पास चार्ज नहीं है तो ये डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप पूरा डिटेल देख सकते हो, इसमें आपको अलग अलग पॉइंट में सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है। डाइफ्रैक्शन, दे कैन डाइफ्रैक्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ क्रिस्टल लैटिस, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एक्सरे डाइफ्रैक्शन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर वो चीज है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। एक्सरे डाइफ्रैक्शन पूरा आपको काम का नहीं है, पर आपको जितना जानना है कि जो डाइफ्रैक्शन है ये शो करती है जो एक्सरे, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि एक्सरे क्या डाइफ्रैक्शन शो करती है, जी हाँ करती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे डाइफ्रैक्शन देखा जाता है, पोलराइजेशन भी शो करती है, इंटरफेरेंस भी शो करती है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट पार्ट है किसका, एक्सरे का। एक्सरे में हमारे पास आंसर क्या आया, डिफ्रैक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनमें से यही आपका एक तरह से नहीं शो करती हैं एक्सरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आया यहाँ पे फोर्स एंड मोशन से, 2015 में ही ये न्यूमेरिकल देखा गया था। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन। अगर वेट की बात की गई है तो सबसे पहले वेट का फॉर्मूला याद आना चाहिए, W इज इक्वल टू mg। कितना गिवन है आपको, ये 1 न्यूटन के इक्वल आपको गिवन है। पहली चीज यहाँ पे क्लियर है। सेकंड है, इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू 1 मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है, यहाँ पे वेट आपको गिवन है, निकालना क्या आपने, द फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, आपने यहाँ पे टोटल फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। अगर आपको यहाँ पे a पता है, m नहीं पता ना, m तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो g आपको है तो g आपको यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आपने यूज करना है। अब यहाँ पे इसको यूज करो, यहाँ से मास निकालो, इस वाले फॉर्मूले से आपने मास निकालना है। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W ओवर G। W कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और G कितना हमारे पास यहाँ पे 9.8 है। तो 1/9.8 kg हमारे पास यहाँ पे आ गया मास। अब इसको यूज करना है हमने इस वाले फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे मास की जगह 1/9.8 और इनटू में एक्सेलरेशन कितना हमारे पास यहाँ पे 1। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए आपका 1/9.8। और जो फोर्स हमारे पास किस में आती है, फोर्स की अगर बात करो तो फोर्स आती है हमारे पास न्यूटन में। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको पूरा दे दिया इसमें। अब सॉल्यूशन के बाद आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो अगर आपको समझना है, याद रखना है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फोर्स एंड मोशन का है, बट ये 2018 का क्वेश्चन है। 2015 के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, अब चल रहे हैं 2018 की ओर। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये है, व्हेन अ बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर, एक बॉल है जिसको मैंने फ्लोर पे ड्रॉप कर दिया ऊपर से, ठीक है, किसी हाइट से, इट बाउंसेस, वो बाउंस होगी, जाहिर सी बात है। अगर कोई प्लास्टिक की बॉल है, रबर की बॉल है, वो रिबाउंड होती है। रिबाउंड होती है मतलब एक तरह से फ्लोर को टकराने के बाद ऊपर आएगी, जैसे फ्लोर को टकरा के ऊपर आएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू, ये आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा। पहला लॉ चेक करो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर द बॉल इज इलास्टिक, इनमें से बताना है। देखो बॉल इज इलास्टिक, बॉल हमें पता है कि आपकी रबर बॉल हो सकती है, प्लास्टिक बॉल हो सकती है। तो हमारे पास इलास्टिक वाली कंडीशन को तो आप भूल जाओ, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे लॉ ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका नहीं आएगा। अब हमारे पास एक लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमारे पास बॉल नीचे ग्राउंड को टच करेगी तो वो रिबाउंड होकर क्यों आ रही है, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमारे पास अगर देखा जाए, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉल रिबाउंड होके वापस आती है। When the ball hits the floor, it exerts a force that is action on the floor. The floor in turn exerts an equal and opposite force that is reaction on the ball, causing it to bounce back. तो ये कंडीशन हमारे पास किस में आ रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन कहां से आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि हमारे पास जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं
वो किसकी एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपसे पूछा गया है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं वो किसकी एप्लीकेशन है, किस एप्लीकेशन पे वो वर्क करते हैं। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन पूछा किसका है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टोरिसली लॉ, बर्नौलीज थ्योरम या फिर पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हमारे पास ऐसा लॉ है जो प्रेशर के बारे में बातें बताता है। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं बेसिकली पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। जो पास्कल है उनका पूरा नाम क्या होता है, अगर पूरा नाम कभी आपसे पूछ ले तो इनका नाम याद रखना है आपने, ब्लेस पास्कल, इन्होंने ही दिया था पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ब्लेस पास्कल हमारे पास इनका पूरा नेम होता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास साइंटिस्ट का नेम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर ये पूछ लें आपसे पास्कल्स लॉ किसने दिया तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग का नाम आपको कभी कभी नहीं पता होता। जैसे न्यूटन्स है, ठीक है, न्यूटन्स तो फेमस है, आपने न्यूटन देखो, आइजैक न्यूटन सबने सुना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन सबने सुना है, बट हमारे पास ब्लेस पास्कल सबने नहीं सुना होता। इसलिए हमारे पास जो फेमस है बट उनका पूरा नाम नहीं सुना होता तो वो क्वेश्चन भी आपका पुटअप हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेस पास्कल लिखा आ रहा है, ठीक है। अब ब्लेस पास्कल हमारे पास यहाँ पे पास्कल्स लॉ बेसिकली हमारे पास किसके लिए, किसका एप्लीकेशन हमारे पास, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल्स लॉ का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन अगर पार्ट देखा जाए तो हाइड्रोलिक ब्रेक के अलावा और भी चीजें थी यहाँ पे, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी था, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है वैसे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आएगा, हाइड्रोलिक प्रेस भी आएगा, हाइड्रोलिक प्रेस भी हमारे पास इसी का एप्लीकेशन होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस भी याद रख लेना, लिफ्ट भी याद रख लेना, ब्रेक तो मैंने आपको याद कराई दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी पास्कल्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी, पास्कल्स लॉ क्या स्टेट करता है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड फ्लूइड, अगर हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है, एक कन्फाइंड किसी बॉक्स के अंदर है, अगर आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। इसमें लिखा है ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट द फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन, जितना भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक फ्लूइड के ऊपर, एक कन्फाइंड फ्लूइड के ऊपर, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में कहीं भी कोई मॉलिक्यूल बैठा है इक्वल प्रेशर लेके जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, पास्कल्स लॉ, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 का है और कहां से आया है, ये साउंड से। ये क्वेश्चन कहां का है, साउंड का। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है एयर में किस पे डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी ऑफ एयर। मैंने आपको डेंसिटी का लॉजिक बताया था, एयर या फिर वाटर या फिर हमारे पास अगर देखा जाए सॉलिड, तो उस पर तो हमारे पास डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी हमारे एक क्वेश्चन में आ चुका है, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो साउंड हमारे पास कम ज्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी देख लो, अगर हमारे पास देखा जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ये होता है। डिपेंडेंसी कैसे आती है, अगर मैं बोलूं कि मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड टाइम्स बढ़ जाती है। अगर मैं 2 डिग्री बढ़ा दूं टेम्परेचर तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 2 इंटू 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो हर डिग्री राइज पे 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ एयर। जी हाँ, जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है, पर ये कंडीशन कब आती है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये कंडीशन आपने तभी लगानी है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आपने यही याद रखना है कि प्रेशर के इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, सी। ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है, आपने देखा होगा जो ह्यूमिड टाइम आता है, जैसे अगस्त का टाइम आएगा तो वहां पे साउंड थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, साउंड आपको थोड़ा ज्यादा सुनाई देती है ह्यूमिडिटी के टाइम पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास ह्यूमिड एयर में बढ़ जाती है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपसे पूछा डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड का कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर, ठीक है। तो ये थे कुछ कंप्लीट क्वेश्चन आपके, इसकी थ्योरी कंप्लीट आपको ये रही हमारे पास थ्योरी यहाँ की, इस थ्योरी को पूरा रीड करना, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके फिर क्वेश्चन आया है 2018 में ऑप्टिक्स का, ठीक है। 2018 में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर हमारे पास लाइट एयर से ग्लास में मूव कर रही है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो डिफरेंट मीडियम में जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, डिफरेंट मीडियम में। तो यहाँ पे लाइट अगर इंसिडेंट हुई है तो ये डिफरेंट मीडियम में जा रही है, और एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब एयर आपका क्या है, रेरर मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं रेरर मीडियम। और जो दूसरा मीडियम हमारे पास यहाँ पे ग्लास है, ग्लास कैसा मीडियम है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो रेरर से डेंसर जा रही है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो लाइट होगी वो आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर नहीं, नॉर्मल के पास की तरफ ये बेंड हो जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन चेक करते हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन, जी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट इसका थ्योरी यहाँ पे गिवन है आपको साथ में, आप इसको भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था TIR वाला, ऑप्टिकल फाइबर वाला, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास ऑप्टिक्स का 2018 में पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया TIR पे बेस्ड हमारे पास कौन सा मेडिकल प्रोसीजर होता है, एक्सरे, CT स्कैन, एंडोस्कोपी या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें हमारे पास जो आएगा ये आएगा एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोपी की जो मशीन होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ लाइट एंड अ कैमरा एंड इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ये आपने याद रखना है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2018 का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का। व्हेन वाटर इज हीटेड, अगर आप पानी को हीट करते हो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, हाउ डज इट्स वॉल्यूम चेंज, उसकी वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज याद रखना, वाटर का एनोमलस बिहेवियर आता है, इसको बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर। ये कहां पे होता है, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास एक टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो पानी का, तो 0 से 4 के बीच में उसको एक्सपेंड होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस होता है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करती है, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज होगी, मतलब पहले डिक्रीज हो रही है। बट अगर 4 से 10 की बात करें तो 4 और 10 के बीच में तो यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर नहीं होगा, सिर्फ जो एनोमलस, जो डिफरेंट बिहेवियर देखा जाता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखा जाता है। ठीक है, बट अगर हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसके बीच में कोई एनोमलस बिहेवियर नहीं है। अगर एनोमलस बिहेवियर नहीं है तो यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा। तो 0 to 4 हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन मतलब यहाँ पे आपकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, पर 4 to 10 हमारे पास वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज। तो मतलब फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, इट शैल फर्स्ट डिक्रीज वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है, इट शैल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी है जो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, तो ये था आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको मिलने वाला हूं सेशन में, तो मुझे प्लीज सेशन में मिलना आप। ठीक है, लाइव सेशन आपके रहेंगे, 75 डेज का आपका फ्री क्रैश कोर्स है जिसमें मैं आपको जनरल साइंस की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सभी को मिलना है वहां पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।